सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। ये देसी रेडियो बाल्टीमोर है और आप सुन रहे हैं इस वक्त WOLB 1010 AM पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देसी रेडियो, आपका रेडियो। इतवार दिन के 3 बजे हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सामीन, और आज बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम लेकर हम आए हैं और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये 2 ऐसी शख्सियात के ऊपर है आज का प्रोग्राम के जो हमसे बिछड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे लिए, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में शाहब करनी साहब जो हैं वो आपसे कुछ बातें करेंगे, और उसके बाद मैं ये बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में जो शख्सियात जिनको हम याद कर रहे हैं वो हैं मोहम्मद हनीफ़, हमारे मारूफ़ क्रिकेटर जो हमसे जुदा हो गए। दूसरे हैं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम शमीम आरा, जो इस साल हमसे जुदा हुई हैं। तो ये साल 2016 जो है वो हमारे लिए बहुत सारे सदमात लेकर आया है, लेकिन हम उनकी यादों से उनकी जो खूबसूरत यादें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शाहब करनी साहब से मैं कहूँगी कि आज वो हमारे लिए मतलब क्या बातें करेंगे उनके मुतालिक, हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया मोना। आज जो है जैसे आपने कहा कि 2 बहुत बड़े पाकिस्तान के लीजेंड जो हैं उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उसमें लिटिल मास्टर हनीफ़ मोहम्मद शामिल हैं और बहुत बड़ी लीजेंड हमारी शमीम आरा साहिबा शामिल हैं। उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि एक बहुत ही तारीख़ी दिन भी है जो 14 अगस्त कहलाता है सब कॉन्टिनेंट के हवाले से, तो मैं जो पाकिस्तान के हमारे सुनने वाले सामीन हैं उनको आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। आज रात में जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी का जो है सूरज जो है वो तुलू होगा सुबह में 15 अगस्त को, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि दोनों जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट के बासी हैं और मुल्क हैं और न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक दूसरे के साथ मिल के और मोहब्बत के साथ और कॉमन सेंस और सेंसिबल एटीट्यूड के साथ को एग्जिस्ट करेंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। और उम्मीद है कि वी कैन लिव इन पीस एंड हारमोनी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला सेगमेंट जो है हमारा वो लिटिल मास्टर हनीफ़ मोहम्मद साहब को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त, बताइए मोना कौन है हमारे साथ लाइन के ऊपर? जी हमारे यहाँ अहमद राना साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है अहमद राना? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो आपका सेगमेंट है, बताइए लिटिल मास्टर के बारे में, आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे, और आपके साथ कोई और अगर शरीक हैं तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जी सबसे पहले तो शुक्रिया शहाब साहब और मोना जी आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं संडे के दिन देसी रेडियो। और आज जिसने आज़ादी दी है तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी जीत लिया है और सीरीज बराबर कर दी है। अब हम हनीफ़ मोहम्मद पे बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो लिटिल मास्टर कहा जाता है इस टाइम सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन अगर आप किताबों में देखें और तारीख में देखें तो ओरिजिनल लिटिल मास्टर का खिताब जो सबसे पहले मिला था वो हनीफ़ मोहम्मद को मिला था, और आज भी उन्हें मिला है। अब ये खिताब उन्हें क्यों मिला था? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉन्गेस्ट इनिंग खेली थी टेस्ट कैरियर में, जो कि अभी तक किसी ने नहीं तोड़ी टाइम के लिहाज से। और ये जो है अपना, अब बड़े अफसोस की बात है, 81 ईयर ओल्ड थे। खैर अपनी जिंदगी माशाल्लाह ने बहुत अच्छी जी, लेकिन कैंसर की से जो है वो कैंसर की बीमारी से जान गई है उनकी। तो होपफुली पाकिस्तान की हालात बेहतर हो कैंसर के लिए भी। तो इनके थोड़ा सा मैं शुरू करता हूँ शुरू से, क्योंकि ये बॉर्न हुए थे 1934 गुजरात में और 1947 में पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे। फर्स्ट क्लास में इन्होंने 16 ईयर ओल्ड के थे सिर्फ जिस टाइम डेब्यू कर लिया था। और जो सबसे ज्यादा फेमस जिस टाइम ये हुए थे उस टाइम ये हुए थे जब इंडिया के खिलाफ इन्होंने भावलपुर में 8.5 घंटे लेके सेंचुरी बनाई थी। फिर ये जब वेस्ट इंडीज के टूर पे गए तो वहां पे 579 रन वेस्ट इंडीज ने इस मैच में स्कोर करे थे और पाकिस्तान 106 पे आउट हो गई थी। तो फिर जो इन्होंने सेकंड इनिंग में खेला, जो 3 दिन जिस टेस्ट में बाकी थे, 337 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने
16 घंटे 39 मिनट्स टोटल बैटिंग करी और वो आज तक लॉन्गेस्ट इनिंग एवर नोन है। और अगर पाकिस्तान के हाईएस्ट स्कोर में देखें इंडिविजुअल में टेस्ट में, तो हनीफ मोहम्मद का अभी भी पहला नाम है 337, फिर इंजमाम आते हैं 329 पे और फिर यूनुस खान आते हैं 313 पे। बहुत खूब अहमद, हमें अभी ज्वाइन किया है हसन जलील साहब, बहुत मायनाज क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम है एज ए कमेंट्री प्रेजेंटर। हसन जलील साहब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बताइए लिटिल मास्टर के बारे में, और आपकी तो बहुत यादें हैं उनकी बहुत सालों से। जी हाँ, मुझे उनके साथ शर्फ हासिल है कि मैंने कमेंट्री बॉक्स शेयर किया हुआ, एज एक्सपर्ट कमेंट्री किया करते थे और मैं एज कमेंटेटर उनके साथ मुझे बड़ा एजाज है और बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन हनीफ के बारे में तो जितना भी कहा जाए, मेरा ख्याल है कि उनके लिए कई घंटे भी कम होंगे। राना साहब ने बहुत सी बातें बता दी हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हनीफ मोहम्मद की जो 337 रन की मॉन्यूमेंटल इनिंग्स हैं, उसकी एक ख़ास बात यह है कि वो वाहिद ट्रिपल सेंचुरी है तमाम ट्रिपल सेंचुरी में। तकरीबन 33 ट्रिपल सेंचुरी अब तक बना चुके हैं दुनिया भर के खिलाड़ी, कि जो इस क्राइसिस के वक्त में बनाई गई जब आप 500 रन पीछे थे और ख्याल ये था कि ये मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा और 106 पर जो टीम आउट हो गई है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन हनीफ मोहम्मद ने तकरीबन 4 दिन बैटिंग की और जिस तरह इन्होंने बताया कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक 16 घंटे 13 मिनट का। थोड़ा सा इस रिकॉर्ड के बारे में इख्तिलाफात है, लेकिन बहरहाल जो रिकॉर्ड बुक्स में है वो 970 मिनट्स है टू बी एग्जैक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा ये पहले बैट्समैन थे पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने सेंचुरी बनाई, पहले बैट्समैन थे जिन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। इन्हें लिटिल मास्टर के अलावा मिस्टर कंसंट्रेशन भी कहा जाता था। मैन ऑफ स्टील नर्व्स। जी, मैन ऑफ स्टील नर्व्स भी कहा जाता जी हाँ, मैन ऑफ स्टील नर्व्स। और अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताऊं कि हनीफ मोहम्मद के साथ कमेंट्री करते हुए मुझे एहसास हुआ, उनके बारे में ये कहा जाता था कि विकेट को उनसे ज्यादा रीड कोई कर नहीं सकता था। और ये वाकई हकीकत भी थी कि मैच शुरू होने के वक्त जब हम उनसे कहा करते थे, अच्छा हनीफ साहब आप बताइए इस मैच का नतीजा क्या होगा, तो वो पिच के बारे में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे तक पूरा पहले से बता देते थे कि जी चौथे दिन ये स्पिन लेना शुरू करेगी, 5वें दिन इसकी ये पोजीशन होगी। मतलब ये कुदरती उनको सलाहियत हासिल थी और तमाम स्ट्रोक्स उनके पास थे। और उनके बारे में रिची बैनो ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होते तो शायद दुनिया के सारे आलमी रिकॉर्ड उनके पास होते। बहुत खूब। अब ये है राना साहब, हसन जलील साहब, क्योंकि ये इतनी बड़ा एक एहसास शख्सियत थी हनीफ मोहम्मद की कि उनके ऊपर हम एक पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम जो है आने वाले वीक्स में करेंगे, आपको दावत देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसे थे कि ये आज का प्रोग्राम हमने शमी मारा के लिए हमने डेडिकेट किया था, लेकिन इस दौरान में अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे कि हनीफ साहब की डेथ भी हो गई, तो हमने कहा कि जो भी हम थोड़े से वक्त में उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं वो करेंगे 14 अगस्त के हवाले से भी। लेकिन उनके लिए एक बहुत पूरा प्रोग्राम जो है हमारे पास बड़ी कॉल्स आई हैं, उनको डेडिकेट करेंगे आने वाले हफ्तों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। साहब पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। हनीफ मोहम्मद का कॉल भी था, ये हमारा भी है, और जश्न आज़ादी दोबारा सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। अच्छा मोना, अब हम आते हैं आपके जो आज का अहम तरीन सेगमेंट है, जो शमी मारा, जो बहुत बड़ी लेजेंड में सिर्फ एक आपके बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं आज जो शामिल हैं स्टूडियो में भी, स्टूडियो से हमारे साथ आज इतना कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसी खातून थी जो फ्रॉम नोवेयर शी गॉट एवरीवेयर। बिल्कुल, तो आज उसको हम एक्सपेंड करते हैं। सही किया। आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस सिलसिले में जो बात करेंगे, जनाब यूसुफ राहत साहब मौजूद हैं यहाँ पे, जिनको हर शोबे में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मालूमात है उनकी। और दूसरे हमारे साथ फिरोज़ा सलाउद्दीन है, हमारी दोस्त, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम को होस्ट भी करती हैं, हमारे प्रोग्राम को होस्ट भी करती रहती हैं। इसके अलावा शजील अहमद हैं हमारे होस्ट, हमारे साथ हैं, तो मिलके हम उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। मैं ये बताती चलूँ कि ज़ाहिर है वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा थीं, एक इंतहाई खूबसूरत फ़नकारा जो ना सिर्फ अपनी शख्सियत के लिहाज से लाजवाब थीं बल्कि अपने टैलेंट की वजह से भी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक नायाब ख़जाना थी। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 55 से ज़्यादा साल हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं और इस तवील अरसे में ना सिर्फ उन्होंने एक अदाकारा के बल्कि एक हिदायतकारा की हैसियत से भी अपने फ़न का लोहा मनवाया है। और आज वो हमारे दरमियान नहीं है,
अलबत्ता उनकी हसीन यादें हमारे साथ हमेशा हमारे दिलों में महफूज रहेंगी। तो सबसे पहले मैं यूसुफ राहत साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो उनकी ज़िंदगी की जो उनकी बैकग्राउंड जो था उनकी लाइफ का, जो कहाँ से उन्होंने शुरू किया, इब्तिदा की, मैं चाहूँगी कि आप उस पर रोशनी डालें। यूसुफ राहत साहब। शमीम आरा की पैदाइश हिंदुस्तान प्री पार्टीशन इंडिया के शहर अलीगढ़ में हुई 1938 में जी। और उनकी वालदा एक प्रोफेशनल डांसर थी और उससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि बचपन से उन्हें ये फ़न सीखने का मौका मिला और वो अच्छी खासी डांसर हो गई थी। मगर उनकी वालदा की चूँकि बहुत जल्दी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उनकी नानी ने उनकी परवरिश की है और उनकी नानी ने ही ये फ़ैसला किया कि उनको उनसे फिल्मों में काम कराया जाए बजाय इसके कि वो प्रोफेशनल डांसर बने। तो उनकी नानी जो हैं वो इकबाल बेगम बहुत मशहूर शख्सियत हैं इंडिया की, और वो 1956 में शमीम आरा को लेकर पाकिस्तान कुछ रिश्तेदारों से मिलने आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। उस दौरान नजम नकवी जो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे वो तलाश में थे, वो एक फ़िल्म बना रहे थे कंवारी बेवा जी। और उसके लिए वो एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। इत्तेफाक से उन्हें शमीम आरा में वो सारी खूबियाँ नज़र आईं जो उनको चाहिए थी। बेशक इस तरह से उन्होंने कंवारी बेवा, उनका खूबसूरत अट्रैक्टिव चेहरा, खूबसूरती उनकी और उनकी मुस्कुराहट जी, ख़ास तौर पे उनकी मुस्कुराहट और हर चीज़, मतलब वो ये कहते थे कि जो मुझे कुमारी बेवा के कैरेक्टर में चाहिए वो सब कुछ शमीम आरा में मौजूद है जी। तो वो उनकी पहली फिल्म हुई पाकिस्तान में और उसके बाद से उन्होंने 80 फिल्मों में काम किया है, जिनमें जो मशहूर फिल्में हैं वो सहेली और कैदी, नायला, अनारकली, सायका, आलम आरा, चिंगारी, देवदास, सब एक से एक फिल्में हैं जी। और सालगिरह, आग का दरिया, फरंगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस तरह कहते हैं लाखों में एक जी। उस फिल्म का तो जवाब नहीं। और जहाँ फिल्मों का जिक्र हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हम एक खूबसूरत सा गीत जो शमीम आरा पे पिक्चराइज हुआ तो वो आपको सुनवाएं। तो बताइए हमें शर्जील, कौन सा गीत सुनवा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम शमीम आरा के लिए है और इसी हवाले से हमारे पास कुछ गाने हैं। आज हम आपको सुनवाते हैं शमीम आरा की एक अच्छी मूवी जिसका नाम था आग का दरिया, जिसमें नूर जहां ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया था और जिसके बोल जोश मलियाबादी ने कहे थे। आइए सुनवाते हैं वो गाना। बरस रहे
महक रहा है, हर एक शय गुनगुना रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। तो फिरोज़ा, इस गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, आपने देखा कि शायरी, और मैं समझती हूँ कि शमीम आरा बहुत खुशकिस्मत थी इस लिहाज से कि उनको शायर भी अच्छे मिले, कंपोज़र भी अच्छे मिले, हिदायतकार भी, और वो फिल्में शाहकार हो गई। तो आप हमें बताएंगे, ज़ाहिर है उन्होंने इतना काम किया कि उनको माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, तो आप के पास क्या मालूमात है? अस्सलाम वालेकुम मोना शहाब और तमाम सामीन को। जीती रहिए। मोना, जब आज सुबह मैं आ रही थी, आपको पता है मैं थोड़ी देर हो गई। इसकी वजह बताऊं कि जब मैं आज सुबह अपने कंघे कर बाल बना रही थी, तो मुझे शमीम आरा के वो सारे जो ख़ास तौर पे जो बाल बनाती थी, क्या बात है, वो हम लोग, हमारा जब वो लड़कपन का ज़माना था, हम सारे उसको कॉपी किया करते थे। उनका स्टाइल, उनकी मुस्कुराहट। तो उन्होंने सफ़र शुरू किया अपनी बहुत 38 में, जब यूसुफ ने बताया, लेकिन उनको बहुत सारी बाद में उनको बहुत जितने भी मशहूर अवार्ड थे उस ज़माने में, निगार अवार्ड बहुत ज़्यादा मशहूर थे, वो सारे उनको मिले। उन्होंने और आपको मोना 1960 की फिल्म सहेली याद होगी, जो जिसकी बहुत, उसके गाने बहुत मशहूर हुए थे जी। वो आज हम एक गाना आपको सुनवाएंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस जिसको अवार्ड मिला था, वो फिल्म ये फरंगी थी। और नायला में बेस्ट एक्टर, लाखों में एक, सायका, ये सारी फिल्में थीं जिनमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो पहली खातून, शमीम आरा पहली खातून डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थी पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान में उस ज़माने में कोई खातून प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं हुआ करती थी। और गालिबन सायका फिल्म की उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्शन की थी। और उन्होंने उनको बेस्ट डायरेक्टर्स 1993 में हाथी मेरा साथी का अवार्ड मिला था। क्या बात है जी। तो हाँ, तो हम एक और ख़ूबसूरत, हमारे यहाँ इस वक्त माशाल्लाह 2 जो हमारे गेस्ट हैं वो मौजूद हैं लाइन पे, उनको हम अभी लेंगे। इससे पहले मैं एक आपको खूबसूरत सा गाना और सुनवाना चाहूँगी। शर्जील, क्या सुनवा रहे हैं आप? हम आपको आज फिल्म कैदी का एक गाना सुनवा रहे हैं, शमीम आरा की फिल्म का, जो नूरजहां ने अपनी आवाज़ में गाया है। और गज़ल है, वो गज़ल है, और जो जिसके शायरी जो है फैज़ अहमद फैज़ की है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं। हम सब भी उनके साथ गा सकते हैं? ज़रूर जी। नहीं, अभी आपको गज़ल पेश करते हैं, और फैज़ की गज़ल, उसके लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली
सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। सामीन मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि अभी मुझे यूसुफ राहत साहब ने करेक्ट किया है कि ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नहीं बल्कि नज़्म थी जो गाई गई, लेकिन वो इतनी हसीन तरीक़े से गाई गई है कि वो गज़ल लगती है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कॉलर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कॉलर इतने ही कहूँगे, हमारे गेस्ट जिनको हमने इनवाइट किया है ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में। एक बहुत ही खूबसूरत हमारी दोस्त शाहगुल, और जो कि इस हवाले से मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम एज़ अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आगा जी गुल, जिनकी बेशुमार फ़िल्में एक कामयाब तरीन तारीख़ रकम हो चुकी है उनकी, और ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कि उन्होंने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली कलरफुल फ़िल्म, रंगीन फ़िल्म नायला बनाई थी, जो कि आपको पता है उसकी शोहरत नायला की। तो मैं चाहूँगी कि हम शाहगुल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी शाहगुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहगुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। तो शाहगुल, हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। आपकी तो ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजरी है एक बहुत बड़े डायरेक्टर, और आपके फ़ादर माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम था उनका, और आपने देखा बचपन से ही आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह की फ़िल्में बनाई और इंडस्ट्री को कितना हसीन तोहफ़ा दिया है उन्होंने नायला की सूरत में। हाँ जी। तो नायला के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने क्या क्या देखा, क्या आपको महसूस हुआ? नायला तो जी बहुत, एक तो पाकिस्तान की सबसे पहली कलर मूवी थी जी। और वैसे तो मेरे वालिद साहब ने बहुत सी फिल्में बनाई हैं जी। जिसमें मशहूर थी महबूब जी। का गाना था मुझसे पहली सी मोहब्बत, जी। फिर पायल की झनकार, अजरा, बेशुमार मूवीज। जी। नायला सबसे नुमाया थी और इसमें शमीम आरा थी जी। और शमीम आरा बाहैसियत खुद तो बहुत ही नफीस खातून थी जी। और बहुत अच्छी अदाकारा थी, और बस अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। जी। नायला हम बचपन में हमारे सामने, बल्कि हमारे घर पे इसकी शूटिंग होती रही है। जी। तो वो तो बहुत ही प्यारी, बहुत आपकी यादें वाबस्ता होंगी उससे। यादें वाबस्ता हैं जी, तो इस मूवी में बहुत यादें वाबस्ता हैं, और क्योंकि अपने सामने देखी हुई हैं, अपने सामने शूटिंग हुई भी है, तो इसलिए वो तो ये बात होती है तो इससे और ज्यादा याद ताज़ा हो जाती है। जी बहुत। और आप बताएं कि आपके वालिद के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि उनको अपनी सारी फिल्मों में आपको अंदाज़ा होगा कौन सी फिल्म पे बहुत फ़ख्र था जो उन्होंने बनाई? एक तो जी सबसे पहले नायला, जी। उसके बाद एक महबूब उन्होंने मूवी बनाई थी जी। जिसमें वो शमीम आरा और दर्पण थे जी। और इसका गाना सबसे मशहूर हुआ था मुझसे पहली सी मोहब्बत, जो अभी हमने सुना। जी। जो अभी हमने सुना अच्छी थी। पायल की झनकार, एक अजरा, जी। कुछ ये याद है। जी। जी। नायला तो बहुत ही अच्छी तरह याद। हाँ, नायला की तो बात हमें अब तक याद है, हमने देखी थी जब बचपन में, लेकिन वो प्रिंट है हमारे जहनों पे। तो शाहगुल, हम आपको एक बहुत खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं नायला का। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, और नायला का हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुनवाते हैं। जी बेहतर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जी। जी, नायला फिल्म का एक गाना है, हम आपको सुनवा रहे हैं, जो बेसिकली माला बेगम ने गाया है और जिसके कंपोजर हैं नायत हुसैन जी। दरअसल मैंने ये नज़्म अपनी एक सहेली की फरमाइश पर लिखी थी। तरन्नुम से इरशाद हो। करती हूँ गमी दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमी दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है।
करे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। सामीन, हमें उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। एक नंबर जो है आपको कॉल करने के लिए मैं बताती चलूँ, 410-481-1010। हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हम उनसे अभी आप और दिलचस्प बातें करेंगे शमीम आरा से मुताल्लिक़, फ़िल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़। इस वक्त जो लाइन पे है, मैं हेलो जी तरन्नुम जी तरन्नुम, शुक्रिया बहुत बहुत आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आप सुन रही होंगी प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल जी। तरन्नुम, आप से मैं ये पूछना चाह रही थी, आप बता रही थी कि बचपन से आपको शमीम आरा की फ़िल्में बहुत पसंद हैं और आप कभी घर में अलाउ नहीं होता था तो छुप के सहेलियों के साथ जाती थी फिल्में देखने के लिए। असल में ऐसा था मोना कि हम लोग बहुत छोटे थे, सहेलियों के साथ तो बहुत बाद में बातें। शमीम आरा मेरे लिए ऐसी थी जैसे बस शहर नहीं हो जाता जैसे इसकी तस्वीरें। हमें तो फिल्मी रिसालों की भी इजाजत नहीं थी देखने की। जाहिर क्लास 6 और 5 के बच्चे या 7th के उस जमाने की बात बता रही हूँ। तो उसमें ये था, एक मुसव्विर रिसाला आता था, तो जब मम्मी सो जाती थी तो हम उसमें से शमीम आरा की तस्वीरें काट काट के अपने पुराने जर्नल में चिपकाए करते थे। तो नहीं, ये मेरे ख्याल में अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो फैंटेसाइज कर लेती है ना खूबसूरत अदाकारों को। जी, लगता था कि क्या वो परी है क्या है। और वो जो ये जो अभी आपने नगमा सुनवाया है ना नायला का, इस नायला फिल्म के आने पर जाहिर एक धूम मची हुई थी कि पहली रंगीन फिल्म पाकिस्तान की। एक तो वैसे ही धूम, ऊपर से शमीम आरा और हमें इजाजत ना मिले। मैंने क्या क्या पापड़ ना बेले हैं, मम्मी के सारे काम कर लिए जी, तक अपने आप को इतना अच्छा बन के दिखाया जी। चले, इस बहाने आप बहुत अच्छी बन गई। अच्छा तरन्नुम, आप माशाल्लाह मुझे मालूम है आप गाना भी बहुत प्यारा गाती हैं, तो कुछ हमें गुनगुना के कोई शमीम आरा का गाना सुनाएंगी आप प्लीज? पहली फिल्म इनकी थी, अगर आपको याद हो, उसका बहुत ही खूबसूरत गाना था जी, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, अगर आपको याद हो तो जी आप उसकी कुछ अशार हमें गुनगुना के सुनाएं। जी जरूर जी। हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं जो हम हंस के सहे जाते हैं, हमने जो फूल चुने। इम्तिहान जो न कभी ले वो मोहब्बत ही नहीं, दर्द ऐसा है तड़पने की इजाजत भी नहीं, प्यार में से भी कुछ वार सहे जाते हैं, हमने जो फूल चुने। तरन्नुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत तरीके से ये गाना पेश किया। हम आपका देसी रेडियो की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लाइन पे आराम से हमारा प्रोग्राम सुने, हमारी ख्वाहिश है आप पूरा प्रोग्राम सुने। और हम अब आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। फिरोज़ा, आप कुछ कह रही थी उस हवाले से। मैं मोना ये बताना चाह रही थी कि इससे मेरी उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी बड़ी हूँ। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब नायला फिल्म आई थी हमारे पहली दफ़ा रंगीन, जब जैसा कि उन्होंने बताया
के बड़ी धूम मची हुई थी। हमने नए कपड़े बनाए थे कि जिस दिन जहाँ नाइला जैसा शरारा बनाया था। मैंने बनाया था कि भाई हम जब जाएंगे फिल्म देखने के लिए तो सारे नए कपड़े पहन कर जाएंगे। यूसुफ राहत साहब ने भी नए कपड़े बनाए थे। बड़ी धूम मची हुई थी उस वक्त। तो मोना ये बताती चलूं कि अभी किसी ने ये नहीं बताया, मैं बता रही थी कि भाई उन्होंने पंजाबी फिल्म में भी काम की थी और वो 30 मार खां जो उनकी, और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। अच्छा। जो उन्होंने 1989 में अच्छा थी। ये उनकी एज एन एक्ट्रेस उनकी आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म में भी उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अच्छा, पंजाबी में भी। और उसके बाद 93 और दूसरे सालों में, उसके बाद तो वो 95 तक फिल्मों से जुड़ी रहीं। उन्होंने कई फिल्में पंजाबी की जिसमें उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, जिसमें मुंडा बिगड़ा जाए जी, ये एक पंजाबी फिल्म थी। और दूसरी फिल्म थी बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला था, ये उर्दू फिल्म थी और उसका नाम था आखिरी मुजरा जी। तो बड़ा लंबा सफ़र था उनका और बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा। और जैसा कि अभी तरन्नुम ने तो बताया कि वाकई हमारे अकीदत थी उनसे, फैंटेसाइज करते थे, बिल्कुल लार्जर देन लाइफ जो कहते हैं ना। अच्छा, इत्तेफाक से मेरा भी काफ़ी दफ़ा उनसे मिलना हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे जो अंकल थे असद जाफरी, वो फिल्मी सहाफ़ी थे, तो हर वक्त आना जाना एक्ट्रेसेस का, एक्टरों का था, तो अक्सर वास्ता पड़ता था। तो उनके बेटे की पहली सालगिरह में हम लोग इन्वाइटेड थे। मुझे याद है अच्छी तरह, उन्होंने फिरोजी साड़ी बांधी हुई थी एंड शी वाज लुकिंग जस्ट स्टनिंग। बहुत ही प्यारी शख्सियत थी उनकी। तो जब भी मैंने उनको देखा, एक और ख़ास बात जो थी उनके चेहरे पे कि एक अजीब सी कशिश थी, आप देखें तो आप देखते ही रह जाए इस तरह। और बहुत ही नर्म आवाज़ में, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। बल्कि हमारी जो अंकल थे वो ये कहा करते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में 2 लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, एक नीलो की और एक शमी मारा की, बोलने में, डायलॉग्स के डिलीवरी में। तो इस तरह अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, काज़मी साहब। जी, माफ़ कीजिएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा। बस वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से चल रहा है कि वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हैं और आप अपनी मालूमात से हमारे सामीन को भी मुस्तफ़ीद करेंगे। तो शमी मारा के बारे में आप क्या समझते हैं, आपके क्या ख़यालात हैं? मोना, बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक बात की है उनकी फिल्म की ज़िंदगी के बारे में की है, आर्टिस्ट की है। आज चूंकि यौम पाकिस्तान है, मैंने उसको एक पेट्रियाटिक फर्द के तौर पे महसूस किया जी। इसलिए कि जब उनकी रहलत हुई है जी। और उनके बेटे से जब उनका इंटरव्यू BBC ने किया, तो उसमें जो बात मेरे लिए बहुत काबिल तवज्जो और काबिल गौर थी कि वो ये कि वो शी वॉज वेरी पेट्रियाटिक लेडी जी। और उन्होंने पाकिस्तान को अपने साथ साथ रखा है। और उनके लिए शायद उनके बेटे के बकौल कि सबसे मुश्किल मरहला ये था कि जब वो आखिरी दिनों में वहां पे मौजूद थी, एक तो ये है कि उनकी समझ, फहम और सोच और सारी चीजें जो है वो बोलने की सलाहियत जो है वो तकरीबन जो है वो मसदूद हो चुकी थी और उस वजह से भी एक मिजरी उनके साथ चल रही थी। लेकिन उनके बेटे का कहना यह है कि जब पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती थी तो उनके चेहरे का तासुर जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता था। तो मैं उनको एक मुख्तलिफ पस मंजर में देखता हूँ। देखिए, उन्होंने शी वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स फिल्म। एक फिल्म की दुनिया में उन्होंने जो रोल सिर्फ जो है वो जो अदा किया है एक्ट्रेस की हैसियत से, प्रोड्यूसर की हैसियत से, डायरेक्टर की हैसियत से, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप देखिए तो एक बहुत बारीक लाइन उनकी जिंदगी में जो पढ़ी जा सकती है और बहुत विजिबल भी है, लेकिन है बारीक, वो है उनकी वतन से मोहब्बत और सारी वतन परस्ती। फिल्म वफा परस्ती और सबसे बड़ी बात ये वतन परस्ती, सबसे बड़ी बात ये। और एक और बात जो है मोना जो आपसे शेयर करने वाली है कि ऐसे लोग जो अपने फन की दुनिया में ऐसी बातों से पहचाने जाते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। आप उनकी फिल्मों के मौजूआत देखिए और बिलखुसूस जो गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं उसमें भी आप देखिए एक खानदान से लेके मुल्क तक की तमाम चीजें जो है ना वो
उसमें कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सबक ले रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शमी मारा का एक लंबा और तवील सफर जो है पुतली बाई से लेके शमी मारा तक का, ये बड़ा फैसिनेटिंग सफर है। और ऐसी अदाकाराएं मैं समझता हूँ कि तारीख में बहुत कम पैदा होती हैं और बदकिस्मत मुल्क होते हैं कि जो ऐसे लोगों को फरामोश करते हैं। कदर नहीं करते। जी, ये आपकी जानिब से ये ट्राइब्यूट जो है, मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा बहुत टाइमली है और इस हवाले से और भी बातें होनी चाहिए। एक ऐसी अदाकारा के लिए और एक ऐसी फनकारा के लिए एक प्रोग्राम नाकाफी है। आप और भी प्रोग्राम कीजिए ताकि उनके बारे में ज्यादा लोगों को जो है वो इल्म हो। और फॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि अब आप अगर आप मुख्तलिफ जराए जो हैं जानने के, अगर उस हवाले से देखें तो शमी मारा से मुताल्लिक जो है वो काफी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौजवान नस्ल को और बिलखुसूस जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनको ये देखना चाहिए कि एक पैशनेट अदाकारा जो थी उन्होंने अपना रास्ता कैसे बनाया था। उत्तर प्रदेश से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर उनका सफर जो है वो सारी दुनिया में इंग्लैंड में खत्म हुआ अपनी फौजिदगी के साथ, ये बड़ा पैशनेट करने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया। और हम आपको इसी बात पे एक बहुत अच्छा सा गाना सुनवाते हैं। नवाज़िश अनायत जी। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी है तराना जी। इस गाने के बोल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा होंगे जी। और ये गाना जो है वो नूरजहां ने गाया है फिल्म सालगिरह से। शमी मारा की एक और मशहूर सालगिरह भी बहुत ही मशहूर उनकी फिल्म थी जी। तो ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। जी यूसुफ साहब, आप कुछ कह रहे थे उनकी जो खास फिल्म लाखों में एक के बारे में, तो बताइए कुछ उस हवाले से हमें। लाखों में एक के बारे में भी कहना है और एक इस बात का भी इंकशाफ करना है कि उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मों के अलावा जी एक बंगाली फिल्म में भी काम किया था। अच्छा, ये वाकई हमें नहीं मालूम था। ये मिशर कुमारी उस बंगाली फिल्म का नाम था। अच्छा, ये कहाँ बनी थी यूसुफ साहब? ये ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से मुझे ये भी याद आया कि ईस्ट पाकिस्तान में जो पहली रंगीन फिल्म बनी थी वो संगम, वो भी बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी। ये लाखों में एक के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इसकी थीम जो है वो ज़िया सरहदी जो इंडिया के बहुत मायानाज राइटर रहे हैं, उन्होंने लाखों में एक
का स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा। और उसमें जो उन्होंने इसरार इस बात पे किया कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस फिल्म की कहानी में एक हिंदू लड़की है जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में रह जाती है और उसको एक मुसलमान शख्स जिसका रोल तालिश ने प्ले किया था, एक मुसलमान शख्स अडॉप्ट कर लेता है। और वो सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि वो मुसलमान शख्स इस बात पे इसरार नहीं करता कि वो हिंदू लड़की अपना मज़हब बदल दे। बहुत ही अच्छा, यानी उसका सबक था उसमें। जी, इसी तरह से की थी कि वो बहैसियत एक हिंदू लड़की के और उसी मूवी पे एक और मूवी इंडिया में बनी ना बाद में, जिसका नाम महना था, जिसमें ज़ेबा बख्तियार ने काम किया था। जी तो उसकी भी कहानी रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर। बिल्कुल। तो मोना, कोई और आपके पास गेस्ट हैं या जी? एक हमारे यहाँ पे कॉलर है, मैं लेना चाहूँगी उनको। जी जरूर। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोना भाभी जी। अयाज जलाल बात कर रहा हूँ। जी 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 अयाज भाई जी कहिए। जी कैसे हैं आप? बस शॉर्ट और ब्रीफ कमेंट। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक रेडियो WOLB 1010 के लिए, और ख़ास तौर पे जो आज का प्रोग्राम आपने शमीम आरा की मुनासबत से रखा जी। मैं समझता हूँ कि इट्स ग्रेट एफर्ट। और सबसे बड़ी बात है आपने पुराने आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देना। मैं समझता हूँ यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम, और ये तो मेरे ख्याल में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पुराने और इतने काबिल क़द्र जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको हम याद रखें। तो उसी हवाले से हम बहरहाल ये कि आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे आपके जो एक गेस्ट है, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शमीम आरा बहुत ज्यादा पेट्रियट थी, तो उस मुनासिबत से आज 14 अगस्त भी है, तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डे चुना उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। आपको और आपके रेडियो को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़िरोज़ा, मैं ये कह रही थी कि जैसे एक क्रिटिक की कोई वो थी रिसर्च रिपोर्ट में वो पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि 2 अदाकारें हैं ऐसी जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ काम किया, नई और सुल्ताना और शमीम आरा, यानी सहेली से लेके आगे भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। और उन दोनों की जो एक ख़ास खूबी थी ना कि वो एक तो ये कि बहुत ही जज्बाती अदाकाराएँ थीं, और जो फिल्मी क्रिटिक्स ने उनको कंपेयर किया है वो किया है इन हिंदुस्तान की नामवर अदाकारा मीना कुमारी से। क्योंकि वही खूबियाँ उनमें भी मौजूद थीं, या वही दरमान से कि जज्बात की शिद्दत, उनकी बोलचाल का अंदाज़, यानी इतनी साफ़ उनकी ज़बान थी, जो मतलब तलफ़ुज़ उनका बहुत ही साफ़ सुथरा था, और नफासत, संजीदगी का जो ये था। तो आपने भी देखेंगे अलीगढ़ की पैदाइश थी उनकी वालदा, और नानी ने पाला, वो भी वहीं की थी, तो इससे भी उनको बहुत सकाफत और तहजीब का उसमें वरासत में मिली। हाँ, ये भी वजह कि शाहब साहब बहुत देर से खामोश हैं, आप सुने जा रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। मेरी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, उसमें आप सबसे एक सवाल है कि ये जो एक मीडियम है फिल्म का, ये एक ओपिनियन मेकिंग और एक मैसेज देने का बहुत बड़ा मीडियम है पूरी दुनिया में। तो शमीम आरा जैसी ख़वातीन, हम बात कर रहे हैं उनकी अदायगी के ऊपर, उनके लुक्स के ऊपर, लेकिन कभी आपने महसूस किया कि जितनी भी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, उसमें उन्होंने बहुत से मैसेजेस दिए हैं हमारे माशरे को। तो वो उनकी एक कमिटमेंट, उनकी ज़हानत और एक मुनफरद, मतलब शी वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कि वो सिर्फ एक फेस नहीं था, एक बहुत अच्छा जहन भी रखती थी। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यकीनन आपसे इत्तेफाक करूँगा कि उन्होंने जो, अगर उनको कभी मौका मिला है तो उन्होंने जो रोल अपने लिए मुंतखब किए वो ऐसे रोल थे
जिनमें कोई ना कोई पैगाम देने का उनको तो ये कि खूबसूरत शक्ल नहीं, एक बहुत खूबसूरत जहन भी था, ये मेरा पॉइंट। हाँ, मतलब शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन और उस स्किल को अप्लाई करने की कोशिश की। काश कि जो आज का दौर है हमारे उस खित्ते का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहाँ भी एक ऐसे प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग आएँ जो पॉजिटिव मैसेज दें और टॉलरेंस का मैसेज दें, हारमोनी का मैसेज दें। चे जाए कि बहुत सी जो है हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें कि दूसरा मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो हम एक छोटे से इस रेडियो के जरिए उन दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहेंगे, यू कैन प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग कम्युनिटीज टुगेदर, नॉट टू डिवाइड देम। जैसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ ज़रा सा कि जैसे लाखों में एक हिंदू लड़की का किरदार करना ये बहुत मुश्किल था, और उस वक्त में जब हम सोचते नहीं थे उस बारे में। जी, 67 में ये बनी थी। जी बिल्कुल, फिल्म 1967 में बनी थी। हमारे पास हमारी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी हमारी दोस्त, हम उनको लाइन पे लेते हैं, उनसे बातें करते हैं कुछ। हेलो जी नीलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीलो फरब्बासी को तो आप सब जानते ही हैं, हमारे टीवी का बहुत बड़ा नाम है, शेज़ोरी फेम। हम उससे पहले नीरफ़र अलीम बाजी को जानते हैं। नहीं, हम इन्हें सदियों से जानते हैं और माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेलीविज़न में और मुख्तलिफ़ शोबाजात में, यहाँ तक कि अदब में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। उनके हस्बैंड का तो था ही कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो साथ साथ हमेशा शामिल रहीं। तो नीलोफर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। नहीं, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो कहीं भी हैं जहां ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, 14 अगस्त बहुत मुबारक हो, यौम आज़ादी। जी बहुत शुक्रिया आपको भी। मुबारक हो कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और एवरी वीक आप लोग इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं कम्युनिटी को, तो गुड लक। बहुत शुक्रिया। और आज खुशी की बात है कि इतनी बड़ी हमारी स्टार जो हैं शमीम आरा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो जिसकी वो हकदार हैं। नीलो फर, आप ख़ुद क्योंकि अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रही हैं, तो आप क्या मतलब समझती हैं कि किस कैटेगरी की अदाकारा थी वो? ज़ाहिर है आपका जो पैमाना है वो हम सब से बहुत बेहतर होगा, तो आप कुछ शमीम आरा की अदाकारी के बारे में बात करेंगे हमसे? हाँ बिल्कुल। असल में देखो मोना, मैं ज़ाहिर बात है ना तबसरा निगार हूँ ना कोई नक्काद हूँ जो मैं क्रिटिसाइज करूँ। एक आम नाजिर की हैसियत से या एक फिल्म बीइंग की हैसियत से उनको मैंने हमेशा बहुत बहुत आला मकाम पे पाया। और जबकि ज़ाहिर बात है कि एक ड्रॉबैक था पहले की एक्ट्रेसेस के लिए, आर्टिस्टों के लिए, कि उनको उनकी ना कोई एकेडमी थी, ना तरबियत थी, ना कोई ऐसा इदारा था। अब तो लोग मतलब टेलीविज़न देख लेते हैं, फिल्में देखते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, बहुत कुछ है कि जिससे वो अगर किसी एकेडमी में ना भी तरबियत याफ्ता हो तो उसको देख के ग्रैस्प कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सीखते हैं। लेकिन वो जो टाइम था कि जिसमें शमीम आरा साहिबा आई इंडस्ट्री में और जिस बैकग्राउंड से वो आई, जाहिर बात है कि वो बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पे वो अदाकारी कर रही हो या स्टेज कर रही हो, एक डिफरेंट माहौल से वो आई थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और इसको बामे उरूज पे पहुँचाया। ये उनका कमाल था और ये खुदादाद सलाहियत होती है। बेशक बेशक जी, बहुत गिफ्टेड होता है जी बिल्कुल। आपका कुछ उनसे कभी मुलाकात रही, आपने उनको कैसा पाया एज अ पर्सन? हाँ, एज अ पर्सन शी वॉज वेरी वेरी नाइस। बहुत सिंपल थी, सादी थी। और ये जो एक शू शाह का शायबा होता है अक्सर स्टार्स में, और वो तो रियल स्टार थी, वो ऐसा कुछ नहीं था। मैं सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक हमारे सहाफ़ी थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे हस्बैंड के, और बल्कि मोना आपके जो खालू थे असद जाफरी मरहूम, उनके वो बड़े जिगरी दोस्त थे इकबाल अहमद खान। बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल भाई तो हमारे जी, जी उनके बेटे का बर्थडे था जी, तो उसमें हम लोग भी सब इनवाइटेड थे और शमीम साहिबा भी थी। तो शमीम आ रही थी मेरे ख्याल में लाहौर से या कहीं से इनकी फ्लाइट थी, तो इकबाल साहब इन्हें स्पेशली लेने गए हुए थे एयरपोर्ट पे, और ये वहाँ से सीधी आई और बड़ी फिर
सबसे उन्होंने माजरत की कि मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, केक नहीं काटा। एंड शी वाज वेरी हम्बल, बहुत ही नाइस, वजह इसके कि वो आती और मतलब एक शाने बेनियाजी। हाँ, सही बात। हाँ जी। और कहती हैं कि भाई ये तो मेरा हक बनता है, मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, देर से आई तो क्या हुआ। तो बहुत नाइस थी। फिर दूसरी मेरी मुलाकात उनसे हुई, एक हमारे रेडियो पाकिस्तान के थे, स्टाफ आर्टिस्ट थे वो, नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, मंजूर जमाल साहब। अच्छा। तो उनके यहाँ दावत थी, एक बिल्कुल लिमिटेड लोगों की दावत थी, मुख्तसर से लोग थे वहाँ। वो आई उस वक्त, मेरे ख्याल में वो उस वक्त कुछ इतना बिजी नहीं थी, मतलब ना डायरेक्शन कर रही थी ना एक्टिंग कर रही थी, शी वाज लाइक अ कंप्लीट हाउसवाइफ। तो लेकिन बहुत बहुत अच्छी, वेरी नाइस। और एक होता है ना इंसान जिससे आपको मिलके ये अंदाजा होता है कि ये अंदर से भी बहुत अच्छा है, कोई घमंड नहीं, कोई गुमान नहीं। जबकि देखे ना उन्होंने क्या क्या फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को। क्या बात है वाकई, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री को पांव पे खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसमें हम कोई दरिया इतनी मतलब बड़ी बड़ी फिल्में, और उसके बाद जब वो डायरेक्शन में आई तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि वो कितनी बड़ी डायरेक्टर हैं। तो ये सारी खुदादार सलाहियतें थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम में लाने का मौका भी मिला। और दूसरी एक बात मैं ये कहूँगी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि मुझे पता है टाइम लिमिटेड है। हाँ नहीं आप बोलिए, आप हम सुन रहे हैं। जी। थी इस लिहाज से कि उनको लोगों का प्यार मिला, और जो पब्लिक, जो फिल्म बीन थे, उनकी मोहब्बतें मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए वो 6 साल से कोमा में थी, और उनका अल्लाह ताला ने इतनी बासादत औलाद दी कि वो, और यही मैंने कहीं पढ़ा था, मैं पर्सनली तो मुझे नहीं मालूम, किसी इंटरव्यू वगैरह में मैंने पढ़ा था कि उनके बेटे और उनकी बहू ने उनकी इतनी टेक केयर की कि वो लंदन के हॉस्पिटल में थी और 6 साल से कोमा में थी, मगर वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अमले के अलावा वो पर्सनली बहुत ज़्यादा केयर करते थे। जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे इस चीज़ की कि उन्होंने ये सब कुछ किया। नीलो, हम चाह रहे थे कि आपको एक शमी मारा का कोई खूबसूरत सा गीत सुनवाएं ताकि यादें दोबारा से ताज़ा हों। तो जी शर्जील, आप कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगे? एक और गाना सुनवाते हैं जो निसार बज़मी ने कंपोज किया था नूरजहां की आवाज़ में। गाना बहुत मशहूर है, फिल्म लाखों में से एक क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। जी। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010। जी यूसुफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुश्ताक गजदर
बड़े अच्छे राइटर हैं और फिल्म इंडस्ट्री से उनका बहुत ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने 1947 से लेकर सन 2000 तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी है। वाह। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि 50s और 60s का दौर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सुनहरी था जी। और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है शमी मारा को दी। और ये देखिए हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम उस वक्त वो सब कुछ देख रहे थे। बिल्कुल। आज के जो बच्चे हैं या हमारे यंग बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं पता उस बारे में। मोना, मैं इस चीज़ को ऐड करूंगा जो यूसुफ राहत साहब ने कहा। मैंने शुरू में यही कहा था कि फ्रॉम नोवेयर एवरीवेयर। उस खातून की कितनी हम्बल बिगिनिंग थी, उसका कोई बैकग्राउंड, कोई फैमिली, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन है उस खातून का हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो ये इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। और ये गौर कर एज अ औरत, मतलब उन्होंने खातून होने की हैसियत से भी मोना पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि उन्हें ऐसी एक्टर और ऐसी खातून नसीब हुई। और शमी मारा को भी पाकिस्तान ने बहुत इज्जत और वक़ार के साथ रुखसत किया है। बिल्कुल। जैसा कि फिरोजा ने बताया था पहले कि जितने निगार अवार्ड्स जो हैं उन्हें मिले हैं 60s के दौर में, वो किसी और को नहीं मिले। और बहुत मैं अपने गेस्ट का भी जो सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और शमी मारा की यादों से हम सब अपने दिलों में महफूज करके यहाँ से रुखसत चाहेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और जन्नत में उनका मकाम बुलंद करे। आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. अल्लाह हाफ़िज़। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप सुन रहे हैं देसी रेडियो WOLB 1010।